So this is a revision class, and in the revision class we are going to start from the chapter number 1. So if there are any queries from your side related to chapter number 1, you can ask me, or otherwise we are going through the chapter number 1. बताएं जी. Okay, हमारे पास 4 दिन है, मंगल बुध जुमेरात जुमा, 4 दिन हो गए. हम 4 चैप्टर्स मुकम्मल कर देंगे. आज फर्स्ट, कल को हम करेंगे लेटर्स वाला, तीसरे दिन हम करेंगे रिपोर्ट राइटिंग का, और चौथे दिन हम कर देंगे जी एसे राइटिंग का. बाकी जो आप लोगों की ई सेक्शन की क्लास है वो रूटीन में चलेगी राइट आफ्टर दिस. ठीक है, वो 9:30 बजे से लेकर ऑनवर्ड्स वो चलेगी. ऐसे ही है ना? कोई टाइम टेबल में चेंज तो नहीं है क्या? नहीं, 8:15 to 9:30 तक है, और आप लोगों की फिर 9:30 से लेके 10:45 तक मेरे साथ है. मेरा जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप लोगों की अब सिर्फ 2 क्लासेस होंगी फ्रॉम नाउ. एक BWCS और दूसरे नंबर पे I2B की रूटीन में क्लास कब होती है? 11:45. हाँ, तो उसी रूटीन में बाकी वो क्लास होगी मेरा ख्याल. लेट्स सी, बट बाकी जाहिद साहब गए हैं पता करने के लिए. हाँ जी, यंग मैन बताओ, एनी क्यूरी फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1? कोई नहीं, चलो जी, दिस इज द एंड ऑफ दिस फर्स्ट क्लास. आगे बंदो पूछ लो, नहीं तो मैं पूछने लगा हूँ. निकालो चैप्टर नंबर 1. Okay, जी, boys in the first row, what are the 3 stages of business writing? Wait. बात कोई नहीं करेगा, जिससे सवाल पूछा जाएगा सिर्फ वही जवाब देगा. Wait, सबकी बारी आएगी, सबको मिलेगा. Planning, brainstorming, and writing. देखो, पहला पेज निकालो, फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर. सबसे पहले कौन सी स्टेज आती है? प्लानिंग की, दूसरी राइटिंग, और तीसरी रिव्यूइंग. राइट, व्हाट इज द डिफरेंट नेम ऑफ राइटिंग? दूसरा नाम क्या राइटिंग का? ड्राफ्टिंग. दूसरा नाम इसका क्या है? ड्राफ्टिंग. तीसरी कौन सी पोजीशन है जी? प्लानिंग है, फिर राइटिंग है, और उसके बाद ड्राफ्टिंग है, और फिर रिव्यूइंग है. You can see some bold arrows as well as some dotted arrows. What are they reflecting for? बोल्ड एरोज. और देखो, बोल्ड एरोज लगे, डॉटेड एरोज लगे, दोनों किस चीज की रिफ्लेक्शन करते हैं? सर, एक तो जो हमारे पास है ना डॉटेड एरोज, उसमें ये है कि हमने जब रिव्यू कर लिया ना, तो उसके बाद अगर सॉरी बोल्ड, अगर हमने रिव्यू कर लिया तो उसमें कोई भी इशू है तो हमने दोबारा प्लानिंग करनी है. और डॉटेड में ये है कि जब हमने प्लान कर लिया तो उसको रिव्यू करना है, रिव्यू करने के बाद ड्राफ्ट कर देना. So why we are going back towards the planning stage? और अगर हमारे पास रिव्यूइंग में कोई भी इशू है तो दोबारा प्लानिंग में जाएंगे और उसको सही करेंगे. डन जी, एक सेकंड, मुझे बुक भी निकाल लेने दे. Okay जी, what are the 4 W's? Chapter as page number 2 in the first paragraph. 3 W's का जिक्र आ गया फर्स्ट लाइन में. चैप्टर नंबर 1 है, सेकंड पेज है, उसकी फर्स्ट लाइन. 3 W's किस चीज की रिफ्लेक्शन है? देखो, क्लैरिटी, व्हाई, व्हाट एंड हाउ. पढ़ लो, तीनों बच्चों ने बताना मुझे, ई सेक्शन वाले. सिर्फ व्हाई में हम देखेंगे मैं प्लानिंग क्यों करनी है, व्हाट में क्या करनी प्लानिंग, और हाउ में कैसे करनी. तो व्हाई मींस पर्पस. ओके, व्हाट हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू राइट अबाउट, एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. हाउ में किस तरह से प्लानिंग के मतलब वो बता रहा है कि किस तरह से करना है, या फिर वो बता रहा है कि रिटन कम्युनिकेशन कैसे करनी है. लाइन दोबारा से पढ़ो. जी, रिटन कम्युनिकेशन कैसे करनी है. रिटन कम्युनिकेशन के लिए फिर हम सबसे पहले सोचते हैं कि व्हाई वी आर गोइंग टू डू दिस,
एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू दिस, यानी टॉपिक क्या है हमारा, सारी चीज़ें क्या हैं, और लास्ट में हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, कि हमने डाटा कहाँ से कलेक्ट करना, प्राइमरी सोर्स से या फिर सेकेंडरी सोर्स से। नेक्स्ट बॉय जी, डू यू नो अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स? नो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स डायरेक्ट हम अपनी सेंसेस से लें भाई, अपनी सेंसेस से लें, ओके, और सेकेंडरी सोर्स जो कि प्राइमरी सोर्स से लें हैं? नहीं। नेक्स्ट बॉय, सेम डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी सोर्स एंड द सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी जो डायरेक्ट लेंगे थी, डायरेक्ट से मुराद क्या? डायरेक्ट मतलब हमें इंफॉर्मेशन आपको देंगे डायरेक्ट, मुझसे इंफॉर्मेशन लेंगे, ओके जी, डायरेक्ट हो गई, इंटरनेट चलाते हुए वो बिल्कुल सही। प्राइमरी सोर्स ये है कि हमने रिपोर्ट के अंदर भी ये चीज़ पढ़ी थी कि हमने प्राइमरी सोर्स से डाटा कलेक्ट करना, लोगों के पास जाना, लोगों से मिलना, डाटा कलेक्ट करना, और उनसे कलेक्ट करने के बाद जो है वो कोई चीज़ राइट डाउन करनी, तो दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स में क्या आएगा, जब आप इंटरनेट से, मैगजीन से, किसी चीज़ों से लेते हैं। नेक्स्ट बाजी, व्हाट इज PRCM? PRCM मैट्रिक्स, सेकेंड पेज पर फर्स्ट पैराग्राफ PRCM लिखा हुआ, देखिए जी क्या है। पता है PRCM क्या है? व्हाट इज पर्पस? किसी चीज को करने का मकसद जो हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है? देखो, हाँ जी, बॉयज में से कहां पर पहुंचे नहीं हम? हाँ जी, PRCM, P फॉर पर्पस, R फॉर recipient, C for content, and M for medium. What does it mean by purpose? Why are you writing? यानी the purpose behind the written communication. Next, see, उधर से PR, R for recipient. Recipient stands for. So can we call it the audience? Audience. So why do you think that it is necessary to know about the audience? वो ऑडियंस है, यानी हमें अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए कि वो कौन है। डाल जी, C for content. Content stands for the information that we are adding in the वो purpose मीन हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लिख रहे हैं तो उसमें जो फर्दर कंटेंट हम ऐड करेंगे वो देंगे। तो क्या हम उसे कहेंगे, क्या वो हमारे पास आउटलाइन होगी, मटेरियल होगा, मैटर होगा, क्या चीज होगी वो? मटेरियल। द थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन इन द मैसेज, दिस इज कॉल्ड कंटेंट। तो डिफरेंस बिटवीन द कंटेंट एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स, इज देयर एनी डिफरेंस? नेक्स्ट बॉय, द बॉय विद द ग्लासेस। नेक्स्ट बैक रो में से, लास्ट रो में से जेंटलमैन, डी वाले, डी फॉर डेल्टा। मैं वो दूसरा नहीं कहने लगा, नहीं यार, टेबल ऑफ कंटेंट्स हर किताब के शुरू में नहीं होते। वो क्या, उसका मकसद क्या होता है कि सर ये वाली जो डिटेल है, ये जो दी गई, ये टॉपिक्स दिए गए हैं, ये अब कहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे? बुक के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट में वो मैटर, वो मटेरियल जो हमने कहाँ पर डिस्कस करना है, हमने उस मैसेज के अंदर जो डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड ए कंटेंट। PRCM, M भी लास्ट हो, डी वाले जी। M फॉर मीडियम, जिसके थ्रू जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, ओके। सो डिफरेंस बिटवीन द चैनल एंड द मीडियम। नेक्स्ट वर्ड जी, E, चैनल एंड द मीडियम। बाकी सांस ले लेने देंगे। थर्ड गर्ल जी, ओके, पूछ रही हैं कि बता रही हैं? ओके, बताओ जी, चैनल क्या होता है? हाँ जी, चैनल फॉर एग्जाम्पल, डी वाला जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं, जिसके थ्रू हम पैगाम पहुंचाते हैं। फर्ज करें कि मैं यहाँ पर एक ऑफिस बॉय को बुलाता हूँ और उसके थ्रू मैं एक मैसेज कन्वे करता हूँ, तो विल इट बी कॉल्ड मीडियम?
No. चैनल अब बारी खत्म हो गई थी। नेक्स्ट नो। तो चैनल के जरिए हम लोग पैगाम पहुंचाते हैं और मीडिया में कोई भी चीज़ है जिसमें हम अपना पैगाम लिख सकते हैं जिसके जरिए जिस पर अपना पैगाम लिख सकते हैं। जो हमारा पैगाम इस पर लिखा This is a whiteboard, and when we are going to write it over it, so will it be called a medium? ये अभी भी चैनल है। नेक्स्ट सी। कोई भी रिटन मटेरियल जो है that is called a medium. Either it is a letter, either it is a report, either it is a banner, poster, pamphlets, anything. जब भी कहीं पर कोई भी चीज लिखी जाएगी वो क्या कहलाएगा? वो मीडियम कहलाएगा। नेक्स्ट सी। अब बता दीजिएगा डिफरेंस बिटवीन द मीडियम एंड चैनल। चैनल जिसके जरिए से हम अपना पैगाम भेजते हैं और मीडियम रिटर्न कम्युनिकेशन। चलो जी डन। नेक्स्ट टाइम जी इसी में दिखेगा इसी पेज पर नेक्स्ट गर्ल जी ये बताइएगा व्हाट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन? सर अपने लेवल पे करना थोड़ा सा और फर्दर एक्सप्लेन करते हैं अपने लेवल से। वर्टिकल होती है सीनियर टू जूनियर लेकिन जो हॉरिजॉन्टल होती है वो एक ही लेवल पे Okay, the people working in the organization, will it be called the colleagues? मतलब मेरे साथ जाहिद साहब काम करते हैं, although he is not a teacher, हाँ लेकिन he is the management staff में आते हैं, तो should I call him the colleague or should I call him my subordinate or senior? तो colleague कह सकते हैं। Colleague कह सकते हैं। So when you are talking to the colleagues or communicating with the colleagues in an organization, तो क्या उनसे बात करते हैं? किस मकसद के लिए बात की जाती है उनसे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन? द पर्पस बिहाइंड कम्युनिकेटिंग विद द ऑडियंस, मतलब कॉलीग से बात करने का मकसद क्या होगा? क्या कॉलीग्स एक दूसरे नो डाउट बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगी, एक दूसरे से बात करने के लिए वो ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पर, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं एक दूसरे के साथ, वो एंटरटेन करते हैं एक दूसरे को, वो अपनी रेपुटेशन अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। When they are going to share information with each other, do you think that their reputation and their prestige is going to improve as well? बिल्कुल होगी। यहां पर लिखा होगा सेकंड पेज पर ही कम्युनिकेटिंग विद कॉलीग्स, देखिएगा फॉर एंजॉयमेंट इफ आइडियाज आर अंडरस्टूड एंड वैल्यूड। सेकंड आइडिया आपने बताना है जी, सेकंड गर्ल देखिए टू असर्टन इफ आइडियाज आर अंडरस्टूड एंड वैल्यूड। गर्ल्स बच्चों दोनों आगे आ जाएं, बॉयज भी दोनों आगे आ जाएं, आगे आ जाओ। यहाँ पे अपनी चेयर साथ करो, साथ करो चेयर्स। वहां से अपनी दो चेयर्स लो। जी बेटा नहीं, आवाज नहीं आई, आवाज आएगी तो समझ आएगी ना जी। कोलीग्स के साथ इसलिए डिस्कस किया जाता है कि हम एक दूसरे को अपने आइडियाज समझाना चाहते हैं और अपने आइडियाज उनके ऊपर थर्स्ट भी करना चाहते हैं, शेयर भी करना चाहते हैं। नेक्स्ट जी 1 2 3 4 फोर्थ बुलेट देखिएगा। फोर्थ बुलेट टू डेमोन्स्ट्रेट कॉम्पिटेंस एंड ट्रस्ट। बेटा बुक खोल के रखें, कॉम्पिटेंस एंड ट्रस्ट। ट्रस्ट बिल्ड करते हैं एक दूसरे के साथ। द रीजन बिहाइंड बिल्डिंग द ट्रस्ट विद ईच अदर, क्योंकि colleagues have to live together for a longer period of time in an organization, so they are depending on each other, so they have to build trust because they always want to share and impart information to each other, so they want to
कंट्रीब्यूट ट्रस्ट एज वेल। वो चाहते हैं एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें, एतमाद करें, क्योंकि बहुत देर तक उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर 8-8, 10-10 घंटे काम करना होता है। नेक्स्ट सी टू शो रिस्पेक्ट एंड बिल्ड रैपो, ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट सी अब यहाँ पर नेक्स्ट गर्ल, बेटा जी चॉकलेट बार की एक एडवर्टाइजमेंट का उसने जिक्र किया यहाँ पर, द रीजन बिहाइंड दिस। I think when we have studied the first chapter, उसमें हमने चॉकलेट बार की एडवर्टाइजमेंट को पढ़ा था। You were not there. जी। उन्होंने ये शो करवाना कि कंज्यूमर को जरूरत है चॉकलेट बार की, या फिर ये एक ऐसा ब्रांड है जो कंज्यूमर को ये खरीदना है चॉकलेट बार। So what is the major aim of a production company or the marketing company? They always want that their particular chocolate bar or product should be sold. कि वो जो है ना वो बिकनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि उनके पास कौन सी ऑडियंस होगी? पीपल, पब्लिक, क्योंकि उन्हीं को बेचनी है। सो डू दे टेक द हेल्प ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट? बिल्कुल लेते हैं। एंड व्हाट दे हाईलाइट इन दैट एडवर्टाइजमेंट? नंबर 1 हमने कहा था वीकनेसेस को हाईलाइट करते हैं, और नंबर 2 हमने कहा था कि अब उनका इंटरेस्ट फिर वो डेवलप करते हैं। और नंबर 2 वीकनेस हाईलाइट के साथ ही सोल्यूशन भी दे दिया। पहले उनकी वीकनेसेस को हाईलाइट किया और उसके बाद सोल्यूशन भी दे दिया। नेक्स्ट लेडी जी, अब ये बताइएगा इसी चॉकलेट बार में एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर जब हम किसी सेलिब्रिटी को या किसी साइंस की लैब को या डॉक्टर्स को शामिल करते हैं, द रीजन बिहाइंड इट? इसका मतलब ये होगा कि इन तमाम चीजों के साथ दे वांट टू पुट अ लास्टिंग इंपैक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ द ऑडियंस, सो दैट द माइंड ऑफ द ऑडियंस मस्ट बी क्लियर एंड दे हैव टू बाय दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट आएंगी ऑडियंस। ऑडियंस में पॉइंट नंबर 1 दिखेगा साइज एंड कंपोजिशन। व्हाट डू यू थिंक दैट हाउ मच द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द ऑडियंस मैटर्स? कस्टमर है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं या हम लोग पर्सनल बात कर रहे हैं, कस्टमर को देखना चाहिए कि कैसा कस्टमर है। अब यहाँ पर देखो, मैं एक स्पीकर हूं, मैं आई एम द सेलिंग माई प्रोडक्ट, मेरे पास प्रोडक्ट क्या है? बिजनेस राइटिंग का सब्जेक्ट, एंड यू पीपल आर माई कस्टमर्स। अब मैं आपको जब चीज को सेल करता हूं तो आई हैव टू लुक द साइज ऑफ द क्लास एज वेल एज द कंपोजिशन ऑफ द क्लास। द क्लास इज मेड ऑफ फीमेल जेंडर्स एज वेल एज द मेल जेंडर्स। तो मुझे इन चीज को बेचने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए क्या करना है? मुझे अपनी ऑडियंस का कैलिबर देखना है, उसका साइज देखनी है, उनका जेंडर देखना है। वो चीजें देखने के बाद फिर मैं आपको अपनी बात बताऊंगा। नेक्स्ट लेडी जी, नेक्स्ट पॉइंट पे देखिएगा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आर द टारगेट ऑडियंस ए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट और एल्डरली और सम अदर डेमोग्राफिक ग्रुप? आपने सिर्फ मुझे समझा देना है कि डेमोग्राफिक ग्रुप क्या है। बिल्कुल सही। तो डू यू थिंक दैट ऐसे जैसे कि दिस क्लास इज द कंपोजिशन ऑफ सो मेनी पीपल हु आर कमिंग आउट ऑफ द सिटी, सो यू पीपल बिलोंग टू सम डिफरेंट डेमोग्राफीज, तो उनको बात समझाने के लिए कि क्या कोई मुख्तलिफ तरीकेकार होगा? बिल्कुल डेफिनेटली। नेक्स्ट आओ जी, एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पांस। लास्ट में से, सेकंड लास्ट रो में से पहली लेडी। अब मुझे ये बताइएगा, आई एम द स्पीकर, शुड आई, अब हमने वी हैव डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस चैप्टर इन टुडेज सेशन। अब आपको ये पैगाम पहुंचाना है इस पूरे चैप्टर का, क्या मुझे शॉर्ट फॉर्म में पहुंचाना है कि डिटेल फॉर्म में पहुंचाना है? शॉर्ट फॉर्म में पहुंचाना है। उसकी वजह क्या? क्योंकि मुझे पता, आपको भी पता कि दैट वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस चैप्टर, हम पढ़ चुके हैं। आज हम सिर्फ क्या करें, वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट, कि हमारे पास जो भी डिफिकल्ट कोई क्यूरीज है आपकी तरफ से, या हमने गो थ्रू करना है इस चैप्टर में से। जी, रिलेशंस। नेक्स्ट लेडी जी। हम उसे जानते हैं या नहीं जानते, हमें इनफॉर्मल वे में बात करनी है, फॉर्मल वे में, ये सारा डिटेल बताना है। When we are going to talk someone in a very formal manner, अब ये बताइएगा कि does it mean that he is my new customer or an old customer? New customer। और जब हम किसी old customer से बात करेंगे तो informal way में कर सकते हैं। Next जी, work environment जी, specialists are likely to respond better to the use of technical jargon। बताइए जी jargons क्या हैं? जब कोई भी पर्टिकुलर फील्ड होती है उसके अंदर जार्गन्स यूज होते हैं, तो उसकी टेक्निकल लैंग्वेज होती है जो वही लोग समझ सकते हैं, हम आम नहीं समझ सकते। जिस तरह मेडिकल में काफ़ी टर्म्स होती हैं, तो जब हमने ऑडियंस को देखना होता है तो उसके हिसाब से हमें जार्गन्स यूज करने होते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो नहीं समझ सकते, तो हमें इसलिए ईजी है। Done जी। नेक्स्ट जी,
Do you think that we also have to know the education standard of our audience? क्यों जी, इसके बारे में क्यों जानना चाहिए? लेवल ऑफ एजुकेशन कंसीडर करना होता है और वेल एजुकेटेड को साथ में यहाँ पे आके अवॉइड करना चाहिए और साथ कैसे करने में या Okay जी, next जी, attitudes and interests. Consider the recipient general outlook and interest including culture and religion. What do you think we should know about the culture and religion of our audience? Last three girls ji. What about the culture and religion of our audience? Do you think we have to recall and remember and consider the religion and culture of our audience? क्यों? डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट जगह से आए होते हैं, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम उनके तरह बिहेव करें ताकि उनको समझने में हमारा टॉपिक या हमारा कंसेप्ट समझने में उनको आसानी हो। आप ही बता दीजिएगा, एज जानना जरूरी है हमारे रेसिपिएंट की? सर एज जानना भी जरूरी है क्योंकि कुछ एज डिफरेंस होता है, जनरेशन गैप की वजह से भी ना कम्युनिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जिसको हम कन्वे करें अपना मैसेज उसकी एज ग्रुप क्या है, उसकी एज ग्रुप के हिसाब से हम उसको। पेज नंबर 4 के ऊपर ये हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, इसमें एग्जांपल नंबर 1 दी हुई है, 2-2.5 लाइनों की एग्जांपल है, जल्दी जल्दी से इसको पढ़ लें। पढ़ लिया? एक सेकंड फिर रहना, बाकी सारे भी 2 मिनट लगा लें, सुनते हैं आप ही से क्योंकि आप ही की बारी है। बुक नहीं है, मोबाइल में भी नहीं है, कौन सा तुम्हारा? आगे आ जाओ थोड़ा सा, कि मोबाइल देने लगे हो। मोबाइल में है? हाँ तो निकालो ना मोबाइल। मोबाइल भी नहीं है तो उसमें बुक ही नहीं रखी, क्या रखा हुआ उसमें? कुछ तो रख लेना था, गाने ही रख लेना। आखिर में तो नाद पढ़ते तो जो से हमारी बात है ना सुन। हाँ जी, कौन बताएगा जी एग्जांपल लास्ट रो में से, बॉयज में से? इज देयर एनीवन? लास्ट रो बॉयज। चलो जी, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सर इसमें वो कह रहा है कि अगर जो ऑनर है वो आपसे डिटेल्स मांग रहा है किसी भी बिजनेस प्लान की, तो एम हो या गैर एम हो तो वो मुकम्मल प्रोवाइड करनी होंगी। और अगर इसमें वो कोई भी कटाई करता है, वो कहता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो खुद ही साइड पे रख लेता, तो ये वो जो है डिसअप्रूव्ड हो जाएगी। ये काम करो, ये बैग उठा के ना उस चेयर पे रख, ये उठाओ ना, आप उठाओ ये वाला बैग, इधर आ जाओ। हाँ जी, अब हुआ ये कि the boss wants a complete information from its subordinate. If the subordinate thinks that I'm going to skip any information, कि मैं अपने तौर पर ही कह देता हूँ कि इसमें से कोई information मैं skip कर देता हूँ, it is not possible. But when your boss has given you the order, you have to comply with the order. You cannot skip any of the minute details. वो भी नहीं आप छोड़ सकते कि सिर्फ ये सोच के चले जाएं कि शायद बॉस को ये बातें पहले से मालूम होगी, लेकिन हमने उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी। बाकी इसके बाद भी 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक अपने ये आउटसोर्स क्या होता है? नेक्स्ट बॉय जी, आउटसोर्स करना किसको कहते हैं? सर अपनी नॉन कोर एक्टिविटीज में उन्हें दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को दे देना कि वो परफॉर्म करे ताकि हम अपनी कोर एक्टिविटीज पर ज़्यादा फोकस करें। बिल्कुल सही। फॉर एग्जांपल आप हमें बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हम आउटसोर्स कर देते हैं? आईटी डिपार्टमेंट में फर्ज करें हमने इंस्टॉलेशन ऑफ द कंप्यूटर्स करनी है, या परचेजिंग ऑफ द कंप्यूटर्स करनी है, या परचेजिंग ऑफ द एयर कंडीशन करनी है, तो हम इसको आउटसोर्स कर देते हैं। किसी कंपनी को कह देते हैं जी कि आप हमारे लिए ये चीज़ें खरीदें। चलो जी, नेक्स्ट जी, द डिफरेंस बिटवीन द न्यू क्लाइंट एंड ओल्ड क्लाइंट। एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर न्यू क्लाइंट में और ओल्ड क्लाइंट में। नहीं, अभी मेरा सवाल सुन लें। अब इसके टॉप पर सैल्यूटेशन पढ़िएगा। पहले बता सकते हैं कि व्हाट इज सैल्यूटेशन? Gentlemen, what is salutation? Next boy, इधर देखो भाई, इधर salutation क्या है? और नाम वगैरह, जब नाम वगैरह लिखते हैं, जब हम किसी को मुखातब करते हैं तो उसके लिए जो डियर का वर्ड या फिर माई डियर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दिस इज कॉल्ड सैल्यूटेशन। खैर ये हमने कल भी पढ़ेंगे जब हम लेटर पढ़ेंगे। नंबर 2, आप दोनों सही, फ्रंट रो में से ये बताइएगा कि वहां पर डियर लिखा हुआ है और एक जगह पर डियर मिस्टर नवीद लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन देम। गनी, वो इन्फॉर्मल मतलब को हमारा फोन
हमारा ओल्ड कस्टमर है इसलिए हमने इस तरह, तो दोनों की लैंग्वेज में डिफरेंस होगा कि ओल्ड कस्टमर और न्यू कस्टमर की लैंग्वेज में थोड़ी सी फ्रैंक हो सकती है कि ओल्ड कस्टमर के साथ लैंग्वेज। डन जी। कंटेंट अभी हमने डिस्कस भी किया। इसके लास्ट, इसी पेज के लास्ट 2 बुलेट्स में लिखा हुआ है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ मैसेज। हाँ जी, थर्ड रो में से बॉयज, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ मैसेज। मैसेज के कंटेंट हो गई कि हम उसमें क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं उसके बाद, यानी हमने एक प्लान किया हुआ है कि वी हैव प्लान्ड समथिंग, कि अब हमने वो चीजें क्या करनी है कि वो अपने मैसेज के अंदर लिखनी है। सभी आगे आ जाओ, चेयर साफ करो सर, ये मुझे ही दे दो, ये इस चेयर पर रख दें। लो बैग तो रख रहे हैं। हाँ जी, हो गया जी, किधर गया जी? कॉन्स्टिट्यूट अ मैसेज, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट, सेकंड पॉइंट भी पढ़िएगा, हाउ इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। यानी क्या हम कंटेंट के अंदर ही डिसाइड करेंगे कि व्हाट शुड बी द लॉजिक एंड रीजन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मैटर एंड ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस, जो भी चीजें हैं उसी में कंटेंट में डिसाइड कर लेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स जब लिखते हैं, जब किसी भी चैप्टर के ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट्स आते हैं उसके सरे फहरिस्त पर, तो इसका मतलब है कि जो थिंक टैंक होता है उसने सोचा होता है कि पहला चैप्टर ये होना चाहिए, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। सेम इज द केस विद इन द चैप्टर, वो भी ये डिसाइड कर लेते हैं कि चैप्टर के अंदर पहले बात ये डिस्कस करनी है, दूसरे नंबर पे ये, पांचवें पे ये, सातवें पे ये। तो सीक्वेंस कंटेंट के अंदर ही डिसाइड हो जाता है। फिर आगे जाके हम देखेंगे क्या अफिनिटी डायग्राम या फिशबोन डायग्राम या माइंड मैपिंग जो है, क्या वो भी एक कंटेंट को जाहिर करते हैं? क्योंकि वही बातें क्या करनी है हमने अंदर जाके, हमने अपनी एसे में या फिर लेटर में किसी भी जगह पे लिखनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मैसेज, व्हाट इज मैसेज? सर, जो हमारी कम्युनिकेशन का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव होता है वो मैसेज ही होता है। ये हमने जो रेसिपिएंट्स को हम कन्वे क्या चीज़ कर रहे हैं, वो कोई इंक्वायरी का आंसर हो सकता है, कोई सेल्स का लेटर हो सकता है, मतलब जो हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है ना कम्युनिकेशन का, वो मैसेज है और उसको कंटेंट के जरिए हम कन्वे करते हैं। डन जी, बिल्कुल सही जी। अच्छा, यहां पर आप देखिएगा कि बुलेट्स पढ़िएगा और बुलेट्स में बुलेट नंबर 2 पढ़िएगा कि इंफॉर्मेशन दैट द रेसिपिएंट शुड रिमेंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस, कॉमनली रेफर्ड टू एज फॉर योर इंफॉर्मेशन। जी, एक्सप्लेन दिस। सर, ये एक ऐसी चीज़ होती है, ये प्राइमरी चीज़ नहीं होती हमारी मैसेज की, ये सेकेंडरी होती है कि हमारे जो फ्यूचर में कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए होती है। जैसे अच्छा कोई सेल्स लेटर वगैरह है तो उसमें हम साथ में ऐसे फ्यूचर में डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर कर सकते हैं, और साथ में उसके लिए ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशंस के साथ कस्टमर के साथ रख सकें। अच्छा, फॉर योर इंफॉर्मेशन सेल्स लेटर का आपने जिक्र किया, तो व्हाई द पर्सन वांट्स टू गिव फर्दर एंड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर्स? ताकि उस कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बना रहे, अगर वो अगली बारी भी कोई चीज़ परचेज वगैरह करे या किसी बिजनेस के साथ इंगेज करे तो हमारे पास ही है। इसमें फॉर इंफॉर्मेशन इंसेंटिव भी हो सकते हैं और उसके अपने प्रोडक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। Suppose if we were dealing with a customer and there is a lapse of or a gap between me and the customer of around about 6 to 8 months, do you think that the sales letter is going to and contribute a lot in building the relationship again with the seller and the customer? एवरेज करेगा। Average करेगा। यानी don't you think so that we have to remind the customer? हमें occasionally ये frequently remind करना चाहिए चीज़ों को, इसलिए कहता for your information का जिक्र कर। So the occasional message and frequent messages in your mobile phones which are coming from some different marketing agencies, और क्या वो भी एक for your information के बताते हैं कि जी के न्यू ईयर सेल लग गई या ईयर एंड सेल लग गई या फिर 12/12 की सेल लग गई, कोई इस तरह की जो बातें करते हैं, इसका मतलब है कि they just want to give information for your information। लास्ट बुलेट पढ़िएगा जी इसका, कॉल टू एक्शन, आस्किंग द रेसिपिएंट टू डू समथिंग। व्हाट इज द डिमांड ऑफ द सेलर? और आसान करते हैं आपके लिए। देखो, मैं एक सेलर हूं, मैंने कोई मार्केटिंग की, कोई एडवर्टाइजमेंट भेजी आपको, मैं आपसे क्या डिमांड होगी मेरी? मैं कॉल टू एक्शन, मैं आपसे रिक्वायर कर रहा हूं कि अब आप कोई एक्शन करें, कोई काम करें, यानी आप मुझे फीडबैक दें बाय परचेजिंग माय प्रोडक्ट। स्ट्रक्चर जी, वॉल्यूम, पहले तो वॉल्यूम करने की, नेक्स्ट आगे पास ऑन करें, पास जी। वॉल्यूम कंटेंट होती है कि हमारा कंटेंट कितना होती है, वॉल्यूम कितना होता है। वॉल्यूम स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ द कंटेंट, कि दैट हाउ मच वी शुड राइट। अब हम ना, देयर इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन अमंग द स्टूडेंट्स दैट व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेटर। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट होती है।
ये But according to the ICAP's policy, what should be the length of the letter? जिसमें से भी सारी जो उनकी मनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो कन्वे हो जाए इस लेटर में। चलो एक और एक रीफ्रेज कर लेते हैं. What should be the extreme length of the letter? डेट जी. 15 to 20 words. No, just this. वो अब सेंटेंस के रहमान. Should be less than 2 pages. Less than maximum 2 pages, not more than 2 pages. और बाकी जैसे आपने कहा वो तो बिल्कुल सही था कि भाई हमने अपनी बात पूरी करनी है, चाहे वो आधे सफ़े में हो, एक सफ़े में हो, 1.5 सफ़े में हो, बट एक्सट्रीम क्या होगा कि नॉट मोर देन 2 पेजेस, इससे नहीं बढ़ना. अब जब बच्चा से पूछता है ना कि सर ये 2 पेजेस किसके हैं, हमारे रजिस्टर के हैं? नो सर, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंटेड पेजेस, जिसके ऊपर आप टाइप करेंगे उसके 2 पेजेस का हम जिक्र कर रहे हैं. अच्छा, 2 पेजेस से आगे ऊपर लेटर बढ़ जाए तो क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू रिपोर्ट. वो रिपोर्ट के ऊपर मुश्तमिल हो जाती. खैर आपके सिलेबस में ये वाला पोर्शन तो नहीं है, लेकिन हम जस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के कंफ्यूजन से बचने के लिए, सिलेबस का पार्ट नहीं, हम मुख्तलिफ जगह के ऊपर रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो लेटर के फॉर्मेट में भी इस्तेमाल करते हैं. लेटर का जो फॉर्मेट है वो रिपोर्ट के फॉर्मेट में भी इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ जगह पर. बट दिस थिंग हैज नॉट बीन गिवन टू यू इन योर सिलेबस एंड कोर्स. आपको वही करना है जो आपको सिखाया गया. वी डोंट नो अबाउट द मेंटालिटी ऑफ द एग्जामिनर. तरीकेकार और भी बहुत सारे. मैं आपको बता देता हूं कि मेमो की सूरत में भी रिपोर्ट लिखी जा सकती है. सो नॉट टू क्रिएट कंफ्यूजन, सारी चीजों को बालाए तक रख दें, छोड़ दें. जो आपको रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया गया, जो लेटर का फॉर्मेट दिया गया, दिस इज फाइनल. वी हैव टू फॉलो ब्लाइंडली द पॉलिसी ऑफ द ICAP. क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट आपकी बारी जी. व्हाट इज रिज्यूमे? सेक्स मिडिल वन, द बॉय विद द ग्लासेस. नेक्स्ट बॉय. रिज्यूमे. बिलाल. रिज्यूमे. हाँ जी. CV. रिज्यूम में और रिज्यूमे में क्या फर्क था? एक वक्फे के बाद होता है, एक जो कौन सा इसमें रिज्यूम का कौन सा वक्फे के बाद होता है? नहीं, रिज्यूम में CV होता है और रिज्यूम थोड़े से गैप के बाद, थोड़े से वक्फे के बाद. जो रिज्यूमे का वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, लातीनी जुबान का लफ्ज है. जब हम इसको रिज्यूमे पढ़ते हैं तो उसका मतलब ये हुआ CV, करिकुलम विटा. और जब रिज्यूम का वर्ड पढ़ा जाएगा तो उसका मतलब है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक. चलो जी, नेक्स्ट अब्दुर्रहमान एंड कंपनी. ये बताइएगा कि रिज्यूमे में व्हाट आर द 3 थिंग्स व्हिच हैव बीन इंक्लूडेड इन द रिज्यूमे? 3 मेजर चीजें उसमें ऐड करते हैं. नंबर 1, एनीवन एल्स? नंबर 1, पर्सनल इंफॉर्मेशन. आपके CV में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है. नंबर 2, एकेडमिक इंफॉर्मेशन. और नंबर 3, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन. ये तीनों चीजें हम एक पेज के ऊपर, या कुछ लोग अगर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं तो वो 2 सफ़े पर चले जाते हैं. तो 2 पेजेस का मैक्सिमम भी आप रिज्यूमे बनाते हैं, CV बनाते हैं, बायोडाटा अपना शो करते हैं. अब तो हमने जिक्र किया कि जब आप भी रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें भी आपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स देनी है. रिज्यूमे के अंदर भी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होती हैं कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एंड मिनिमम वर्ड्स एंड मिनिमम लेंथ. तो आप लिखते वक्त भी क्या करते हैं, आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देते हैं लेकिन मिनिमम स्पेस इस्तेमाल करते हुए. ओके जी, व्हाट अबाउट नाउ द रेलेवेंस? जी अब्दुर्रहमान, नेक्स्ट बॉय जी, अब्दुर्रहमान के साथ जी. सर जो कम्युनिकेशन है वो उसका ऑब्जेक्टिव और पर्पस हमारा पूरा होना चाहिए और बात पूरा पॉइंट होनी चाहिए. Okay, what about the irrelevant information? Do you think that some extra information must be? अच्छा, हमें देनी चाहिए कि आपको लगता है कि किसी लेटर में या किसी रिपोर्ट में we have to add something extra from ourselves? सर जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन. अगर एक्स्ट्रा दे भी रहे हैं तो it should be pertaining to the topic. अगर irrelevant होगी और redundancy पाई जाएगी तो what is going to happen? उसको समझने में मुश्किल होगी कि मतलब जो उसको चाहिए इंफॉर्मेशन वो उसके पास नहीं होगी. अच्छा, sometimes we are having lots of information with us and we want to share it with the public and audience. What do you think? That don't you think it is a good thing to share the information with the audience or stick to the point? Stick to
टू द पॉइंट होना चाहिए। स्टिक टू द पॉइंट होनी चाहिए, क्योंकि हम वी आर राइटिंग इट फॉर ऑडियंस, हम उनके लिए लिख रहे हैं, उनका टाइम नहीं हमने ज़ाया करना जी। नेक्स्ट है जी ऑर्डर के ऊपर लास्ट मैसेज। ऑर्डर क्या है जी? कोई भी चीज़ उसको सिर्फ रीज के साथ लिखना चाहिए। ओके, व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑर्डर इज देयर? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। कैन यू एक्सप्लेन द असेंडिंग? जो मेन मकसद होता है ना कोई भी चीज़ को लिखने का, उसे असेंडिंग आइटम मतलब पहले लिखा जाए तो सिर्फ असेंडिंग आर्डर कहते हैं, अगर बाद में लिखा जाए पहले पहले लिखा जाए तो चलो मैं समझ गया थोड़ा सा, लेकिन आगे चलते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर, सस्पेंस क्यों डालते हैं? एंड व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू राइट इट इन द टॉप ऑफ द लाइंस, कि जो हमने कंक्लूजन निकाला हम उसको पहले ही क्यों नहीं लिख देते? Sir, this is a way of writing. Sometimes when the things are so much complex, जब complex चीजें होती हैं तो पहले हम उसको explain करते हैं, explain करने के बाद फिर हम लास्ट में उसका conclusion या उसका लिखते हैं। लेकिन चलो अब आपने बात स्टार्ट की, बताया कि गुड न्यूज और बैड न्यूज लिखने का तरीकेकार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यू आर शेकिंग द हेड, बताएं। सॉरी, दोबारा से ऊंचा बोलें। अच्छा, वो हम जो डिस्कस कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि भाई कि आप इंफॉर्मेशन जब देने लगते हैं तो गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ कब देंगे? तो हमने कहा गुड न्यूज़ जो है वो हमेशा हम पहले देते हैं और उसके बाद फिर डिटेल बयान करते हैं। बट इफ़ वी आर गोइंग टू राइट सम बैड न्यूज़ तो सबसे पहले हम डिटेल बताते हैं, उसके बाद फिर हम लास्ट में। अच्छा, आप ही बता दो कि न्यूट्रल मैसेज लिखने के लिए क्या मेथोडोलॉजी होगी? लेकिन हम लोग डिपेंडिंग प्रेफर करते हैं। अब आपको मैं पढ़ाता हूं, कहां पर लिखा था जी इसका। हमने डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच पढ़ी थी। मेरे पास है जी पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 के टॉप पर लिखा हुआ है, देखिएगा। रूटीन मैसेजेस किस में होंगे? डायरेक्ट अप्रोच में, जबकि बैड न्यूज मैसेजेस किस में होंगे? इनडायरेक्ट अप्रोच में। और कन्विंसिंग मैसेजेस किस में होंगे? इनडायरेक्ट अप्रोच में। अच्छा जी, फिर हमने आप लोगों से ही डी सेक्शन वाले बता दें जी कि बताएं कि डबल डी को हमने किया था डायरेक्ट अप्रोच और डिसेंडिंग ऑर्डर, डायरेक्ट अप्रोच और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्या हुआ था, दोनों में क्या रिजेंबलेंस है? हमने कहा था डायरेक्ट अप्रोच के अंदर क्या करते हैं, प्राइमरी मैसेज जो होगा वो स्टार्ट में बयान कर दिया जाता है और बाद में डिटेल बयान की जाती है। जबकि असेंडिंग और इनडायरेक्ट अप्रोच में क्या रिजेंबलेंस थी कि उसके अंदर पहले डिटेल बयान की जाएगी और लास्ट में एक्सप्लेनेशन बयान की जाएगी। वापस आ जाएंगी अपने उसी पेज पर। डबल डी का हमने जिक्र किया था। डायरेक्ट अप्रोच और डिसेंडिंग ऑर्डर, दे आर द सेम, इन विच द प्राइमरी थिंग्स हैव बीन गिवन एट द स्टार्ट, यानी गुड न्यूज मैसेज पहले दे देंगे, प्राइमरी टॉपिक पहले बता देंगे और उसके बाद में डिटेल बयान करेंगे। हमने इसकी एग्जांपल आपको दी थी कि कहते हैं कि जब जजेस फैसला देते हैं, किसी कोई भी डिसीजन देते हैं, तो आप टीवी पर देखते हैं कि जी फलां बंदे को रिहा कर दिया गया, फलां बंदे को जमानत दे दी गई, फलां बंदे को जेल भेज दिया गया। प्राइमरी मैसेज पहले आ गया और बाकी जो तहरीरी या तफसीली फैसला होता है वो अगले 6-7 दिनों के बाद आता है और पता नहीं कितने 100 सफात के ऊपर मुश्तमिल होता है। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट अप्रोच और असेंडिंग ऑर्डर का जिक्र करते हैं तो ये हम अप्रोच इख्तियार करते हैं कि व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वे द बैड मैसेज। बैड मैसेज को देखना, हमने एक जिक्र किया था कि किसी को आपने किसी के एक्सीडेंट की या डेथ की खबर देनी है तो वो तो आप स्ट्रेट अवे तो नहीं ना फोन करके या उसको रिटर्न मैसेज करते हैं कि दैट योर अंकल हैज डाइड और योर कजन हैज डाइड, योर ब्रदर हैज डाइड। हम ऐसे नहीं लिखते, हम पहले पूरी तमहीद बांधते हैं और तमहीद बांधने के बाद हम लास्ट में क्या देते हैं, हम बैड न्यूज देते हैं। सो दैट वी वांट टू कंपोज दिस। कहां तक पहुंचे जी? अच्छा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, लास्ट बॉयज जी, क्रोनोलॉजिकल कोई भी बता दे जी लास्ट रो में से, बॉयज में से। टाइम कि वो कब हैपन हुआ है कोई भी पर्टिकुलर चीज, उसके लिहाज से अगर थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करें, टाइम के साथ हैपन कैसे हो रहा है? मतलब कि डेट, हमने कहा था कि इवेंट्स जो हैं वो डेट बाय डेट बयान करने, ईयर बाय ईयर बयान करने। अच्छा, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो
असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों तरतीब में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या आप उसको शुरू स्टार्ट करें? आई हैव कोटेड द एग्जांपल ऑफ मिस्टर कायदे आजम टू यू पीपल कि 1876 से स्टार्ट होकर मैंने फिर 1947 तक की एग्जांपल दी थी आपको। फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं कि 1947 से स्टार्ट करके वापस चले जाएं 1876 तक, तो रिवर्स ऑर्डर में भी हो सकता है जी। उसके बाद है जी कॉम्प्लेक्सिटी, लास्ट रो में से बॉयज जी। अच्छा, सिंपलेस्ट आइडिया पहले लिखें, बाद में कॉम्प्लेक्स आइडिया की तरफ लेकर जाएं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि व्हेनेवर, मैंने फिर एक एग्जांपल आपको दी थी कि जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, तो डू यू थिंक दैट सम डायग्राम्स आर आल्सो बीन गिवन विद द कॉम्प्लेक्स आइडियाज? वो क्यों दी जाती हैं डायग्राम्स? जस्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, मेकिंग द थिंग्स वेरी इजी एंड क्लियर फॉर यू पीपल। इसलिए कॉम्प्लेक्स आइडियाज के साथ हम हमेशा डायग्राम्स को शामिल करते हैं। नेक्स्ट, कॉजालिटी, लास्ट रो में से बॉयज। कॉजालिटी, कॉज का मानी क्या होता है? चलो जी, फ्रंट रो में से गर्ल्स पर आ जाएगी। कॉजालिटी, कॉज कहते हैं वजह को। कॉज, किसी ना किसी चीज के पीछे कोई ना कोई वजह है। अब हमने एक इवेंट हुआ, कोई भी वाक्य हुआ, उस इवेंट से रिलेटेड जब नेक्स्ट वाक्य होगा तो वो क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड कॉजालिटी। नेक्स्ट आएंगे स्टाइल। स्टाइल में फ्रंट रो में से गर्ल्स, टोन, व्हाट शुड बी द टोन? फर्म, फ्रैंक, फ्रेंडली, वार्म, ऑनेस्ट, सिंसियर, ये आपकी टोन होनी चाहिए। अच्छा, डू यू थिंक बाय यूजिंग दिस टोन यू कैन विन द हार्ट्स ऑफ द कस्टमर्स? You can convince the customers, you can persuade the customers. हमारा मकसद है अपने ऑडियंस को कन्विंस करना। So हमारी टोन जो है वो courteous होनी चाहिए। If we are going to use some foul and abusive and aggressive language with the customers, what do you think? What will be the reaction of the customers? तो courteous way के अंदर जो है ना हमने अपने कस्टमर से बातचीत करनी है। नेक्स्ट आएंगी गर्ल्स। यहां पर एक चार्ट बना हुआ है जिसमें टोन लिखा हुआ और अप्रोच के मुतालिक लिखा हुआ है। वी आर आउट ऑफ स्टॉक। वो कहते हैं ये नेगेटिव अप्रोच है। हाउ यू कैन रिकॉल इट एज ए नेगेटिव अप्रोच? सेकंड रो में से गर्ल्स, ये नेगेटिव अप्रोच वो कहता है। देखिए, आप किसी आदमी के पास गए, शॉपकीपर के पास, आपने उसे कहा कि मुझे ये वाली प्रोडक्ट चाहिए। वो कहता है जी कि ये प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है। उसने सच बोला, लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन कहती है कि ये अप्रोच गलत है। वो वजह इस वजह से नेगेटिव है कि नेक्स्ट टाइम हमें यही होगा कि अगर हमें ये ब्लू शर्ट चाहिए तो ये उसके पास नहीं होगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारा इम्पैक्ट जो था उसके ऊपर गलत किया था। तो हम अच्छा सेल्समैन ये होता है कि वो नेगेटिव वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करता। मैंने आपको एक और एग्जांपल भी पेश की थी। मैंने कहा जब कोई टीचर नहीं आता तो आप लोग जाहिद साहब के पास जाते हैं और उनको जाकर कहते हैं कि सर ने नहीं आ जाना, तो ये नेगेटिव अप्रोच हो गई। आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर कब आएंगे, कितने बजे क्लास स्टार्ट होगी, तो ये पॉजिटिव अप्रोच होती है। ये नेगेटिव अप्रोच का मतलब होता है कि आप चाहते हैं कि सर ना आए। अच्छा जी, आप लोगों से जी सेकंड रो में से पर्सनल और इम्पर्सनल इंफॉर्मेशन, पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, इनमें क्या डिफरेंस है? पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल होना चाहिए। हम किसी एक एम्प्लॉय के लिए अगर फर्ज करें हम कोई डिस्काउंट वगैरह कर रहे हैं किसी एक अपने कस्टमर के लिए, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक कस्टमर के लिए नहीं होना चाहिए। पर्सनल में आ जाए, पर्सनल पर हम सारे जितने भी हमारे कस्टमर हैं उनको कलेक्टिवली डिस्काउंट देंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि अब हमने एक कंसिडरेशन का एक एलिमेंट पढ़ा था, हमने 7 C's का एक जब हमने आपको पढ़ाया था। कंसिडरेशन में हमने कहा था आई और वी का इस्तेमाल नहीं करना, और रादर हमने वी हैव टू यूज द यू एटीट्यूड। क्या होता है ये दोनों? हम लोगों ने सिर्फ अपने कस्टमर को प्रेफरेंस देनी है, अपनी पर्सनैलिटी खत्म कर देनी है और उसी को देखना कि आपके लिए हम ये सब कुछ करें, आपके लिए डिस्काउंट है और आपके लिए हम सेल वगैरह लगा रहे हैं। So when you are writing a letter or when you are writing a report from the platform of an organization, are you going to highlight your personality or are you going to focus on the audience? Audience पर focus करेंगे। Next आएं जी vocabulary। जी third row girls, what sort of vocabulary you must use? जार्गन्स तो नहीं ना इस्तेमाल करने चाहिए, हाई फाई वोकैबुलरी तो नहीं ना इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर हम इस तरह की वोकैबुलरी इस्तेमाल करेंगे तो शायद हम अपनी पर्सनैलिटी को तो बना लें, लेकिन हमारी ऑडियंस नहीं समझ पाएगी उसको। तो सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पर आएं जी आप, जिसमें मीडियम है। मीडियम का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। फिर आइएगा जी के लीनियर और रिचर मीडियम,
थर्ड रो गर्ल्स, हाँ जी, लीनियर और रिचर मीडियम को एक्सप्लेन कर देंगे। नहीं, नेक्स्ट रो जी, 1 2 3 फोर्थ रो गर्ल्स, लीनियर और रिचर मीडियम। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं आप बच्चों से। अब ये बताइएगा कि जब हमने इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट करना है तो हमारे पास दो तरीके कार हैं, या तो रिटर्न है या ओरल है, या फिर रिटर्न में ही या फिर ओरल कम्युनिकेशन में हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन को भी ले आते हैं। ओरल कम्युनिकेशन के भी आगे दो पार्ट्स हैं। आप टेलीफोन के ऊपर किसी से बात कर रहे हैं, वो आपको नहीं देख पा रहा, आप उसे नहीं देख पा रहे। लेकिन जब आप ओरल कम्युनिकेशन में फेस टू फेस करेंगे तो आप उसके जेस्चर और पोस्चर्स को और फेशियल एक्सप्रेशंस को भी देख पाते हैं। लेकिन जब आप जिक्र करते हैं उसका रिटर्न कम्युनिकेशन का, तो रिटर्न कम्युनिकेशन में आपको टाइम तो बहुत ज्यादा मिलता है लिखने के लिए, तो आप बड़े सोच समझ के अपने वर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद कोई इंफॉर्मेशन लिखते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जब आपने गुड न्यूज मैसेज देना, तो व्हाट डू यू थिंक दैट आर यू गोइंग टू अडॉप्ट द ओरल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन और रिटर्न कम्युनिकेशन? Number one, everyone, we are going to start a poll in the class for bad news information. Number one, who are in favor of oral communication? Only 2, 3, 4, 5, 6, 7. Only round about 2-3% of the class is in favor of oral communication. अब्दुलरहमान आपने हाथ खड़ा किया, बताइएगा जी। ओरल में मैं आपसे पूछा था कि कॉल की बात करें, हमने frequent call। चले कॉल भी बीच में शामिल कर लें। तो डू यू थिंक दैट बाय कॉलिंग समवन, सर बिकॉज इसमें हमें इमीडिएट इंफॉर्मेशन देनी है ना, अगर हम राइटिंग के प्रोसेस I have not said so. I have only said so that if you are going to convey the bad information to someone, are you going to adopt the oral communication methodology? नहीं करेंगे। अच्छा चलो, रिटर्न कम्युनिकेशन में आपको टाइम मिलता है, रिटर्न कम्युनिकेशन में सिलेक्ट। लेकिन अगर आपने गुड न्यूज मैसेज कन्वे करना हो तो ओरल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ओके जी, डन। अच्छा, रिचर मीडियम में देखिएगा, जहां पर दाएं तरफ फेस टू फेस है, टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन है, लेटर्स, मेमो एंड ईमेल। ये तीन चीजें जो है वो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल करते हैं और पर्टिकुलरली इस्तेमाल करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए, लेटर्स का, मेमो का, ईमेल का। जबकि व्लॉग्स और वीडियो या फिर डाटा चार्ट्स हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं हम ये आपके जो व्लॉग्स वगैरह बनते हैं या सोशल मीडिया के लिए। आइडिया जनरेशन, नेक्स्ट आइएगा जी। आइडिया जनरेशन में ब्रेनस्टॉर्मिंग। व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग? कौन बताएगा जी? 1 2 3 4 थ्रो ही बता दे जी। दोबारा से। Gathering and expressing ideas. How we do and gather, express ideas in an organization. सर जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज़ लॉन्च करनी है या कोई भी फैसला लेना है, उसके लिए पहले आइडियाज़ को गैदर करना चाहिए, जिसके लिए हम मीटिंग की एग्जांपल भी ले सकते हैं। हमने एक प्रोफेशनल लोग बुलाने होते हैं और गैदर करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग कंडक्ट क्यों की जाती है? ताकि आइडिया हो सके और हमारी जो अगर मैं कहूं कि अगर मैनेजर कोई आइडिया अपने उसके पास नहीं है और ही इज अनेबल टू क्रिएट एन आइडिया, तो डू यू थिंक दैट ही वांट्स टू टेक द हेल्प ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट्स एंड कॉलीग्स? मैनेजर के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अपने आइडियाज को जनरेट कर सके। नहीं, ये तो मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है ना। क्या बताइएगा कि क्या मैनेजर के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो आइडियाज को जनरेट कर सके, सो दैट्स व्हाई ही वांट्स टू टेक द हेल्प ऑफ द इट्स सबऑर्डिनेट्स? बहुत अच्छे, कोई सवाल का जवाब नहीं समझा, दोबारा से बताएं। टाइम की कमी की वजह से वो कहता है कि they have been hired for this purpose, so they have been given this responsibility to generate ideas. Next see, बताइएगा जी, एक मीटिंग्स में कितने मेंबर्स हो सकते हैं? मिनिमम कितने होने चाहिए और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैं मैनेजर हूं, मैंने मीटिंग करनी है, तो मैं कितने लोगों को बुलाऊं? मिनिमम। क्यों 3? क्यों? गपशप अच्छी लगेगी? एक क्यों ना मैं बुलाऊं? भैया एक भी काफी है, 1-to-1 मीटिंग नहीं होती। और अगर मैक्सिमम बुलाना हो तो आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन रेडी कर लें, वो तो कोई मसला नहीं। नेक्स्ट लेडी, ये बताइएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ द सेक्रेटरी इन द मीटिंग? सारे मतलब जो टास्क है जिस चीज की मीटिंग हो रही है, सारे डाटा को इकट्ठा करना, सारे लोगों को इकट्ठा करना। ये बताइएगा कि मीटिंग के अंदर सेक्रेटरी का रोल नोटिस के बारे में क्या है? जो
बात हो रही है उस रिटन फॉर्म में लिखी हो। Notice. What is notice in the meeting? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिखना। No. Next. नोटिस जो सीईओ अपने सेक्रेटरी को देता है वो बाद में बाकी एम्प्लॉइज का उसमें क्या होता है? मीटिंग की डेट और टाइम को मीटिंग का डेट और टाइम बताया जाता है। मैं मैनेजर हूं, मैं अपने सेक्रेटरी को कहता हूं कि तमाम लोगों को इन्फॉर्म करो कि इस डेट को, इस टाइम को, इस वेन्यू पर, इस स्पॉट पर सबने इकट्ठा होना है। वेरी डन, वेरी गुड जी। नेक्स्ट ये बताओ, एजेंडा ऑफ द मीटिंग। नेक्स्ट, एजेंडा ऑफ द मीटिंग। जिस बारे में मीटिंग ही जाएगी, जिस बारे में हम डिस्कशन करेंगे मीटिंग के अंदर, वो कहलाता है एजेंडा। कौन एजेंडा डिसाइड करता है? मैनेजर डिसाइड करता है कि इस टॉपिक के ऊपर सारे तैयार होकर आए। एजेंडा को डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? सेक्रेटरी पर। इसका मतलब है नोटिस भी वही डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एजेंडा भी वही डिस्ट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट, उधर कॉर्नर से ये बताइएगा कि मीटिंग के दौरान व्हाट इज द रोल ऑफ द सेक्रेटरी? मैंने कहा मीटिंग के दौरान सिर्फ बता दीजिएगा कि वो क्या कर रहा होता है, लिख रहा होता है। क्या चीजें लिखता है? कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? वो सारी इंफॉर्मेशन लिखेगा। ही इज गोइंग टू राइट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो भी मीटिंग के अंदर हो रहा है, ही इज गोइंग टू राइट इट डाउन। नेक्स्ट सी बताइएगा जी, व्हाट आर द मिनट्स ऑफ मीटिंग? जितनी इंफॉर्मेशन होती है सारी जो मेन पॉइंट्स डिस्कस हुए होते हैं उनको मिनट्स ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग किन को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं बाद में? सर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से बताओ। नेक्स्ट, हाँ जी। पहले मैनेजर को दिए जाते हैं, अगर उसे सही लगे तो मैनेजर को दिए जाते हैं और अगर उसको सही लगे तो सारी आवाम को तकसीम करता है। हाँ, अच्छा भैया, जितने लोग उस मीटिंग के अंदर मौजूद होंगे उन सबको मिनट्स ऑफ मीटिंग बाद में भेजें। मैनेजर को तो देना ही देना ना। ओके, नेक्स्ट बेटा जी, अब ये बताइएगा कि व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड द मिनट्स ऑफ मीटिंग, कि क्यों तकसीम किए जाते हैं, उनको क्यों दिया जाता है? द पीपल दे आर इन द मीटिंग और द मैनेजर, उनको बाद में सेक्रेटरी लिख के क्यों सारी चीजें देता है? क्या, सॉरी दोबारा से बता, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। बिल्कुल सही। अच्छा, तो रिटन रिकॉर्ड की क्या अहमियत है? रिकॉर्ड में रहता है। हमारा चैप्टर का नाम भी तो बिजनेस राइटिंग है ना, तो मैनेजर का, सेक्रेटरी का क्या काम? रिटन रिकॉर्ड करना जी। ये हमने 3 तरह के मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़े थे, याद है जी आपको? किसी को नहीं याद? मैंने आपको लिखवाया था, नंबर 1 is called resolution minutes of meeting, number 2 is called narration minutes of meeting, and number 3 is called action minutes of meeting। 3 तरह के मीटिंग्स होती हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग होता है। रेजोल्यूशन मिनट्स ऑफ मीटिंग में ऐसी मीटिंग जिसके अंदर सिर्फ एक एजेंडा होगा, सोल एजेंडा, उसके ऊपर एक ही रिजॉल्व होता है, यदि हमने ये काम इस तरह से करना है, वो सिंगल लाइन स्टेटमेंट के अंदर होता है। रेजोल्यूशन मिनट्स ऑफ मीटिंग। नंबर 2 नैरेटिव मिनट्स ऑफ मीटिंग। नैरेटिव मिनट्स ऑफ मीटिंग का मतलब ये नरेशन, प्रोज की फॉर्म में, नसरिया फॉर्म में आपने लिखना। उसमें हम एक ही बात को जरा तफसील से लिखते हैं और पैराग्राफ की सूरत में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड नरेशन मिनट्स ऑफ मीटिंग। और जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है वो है एक्शन मिनट्स ऑफ मीटिंग। उसमें एक मीटिंग के अंदर इफ यू आर डीलिंग विद सो मेनी एजेंडास, तो फिर 1 बाय 1 आप उसकी लिस्ट बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं और फिर आगे उनका नाम लिख देते हैं। यानी एजेंडा लिखा नंबर 1 आइटम, फिर उसमें देखा जी किसने डिस्कशन की और उसके बाद रिस्पांसिबिलिटी किसके ऊपर लगाई गई, वो चार्ट की सूरत के अंदर आप बना देते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्शन मिनट्स ऑफ मीटिंग। आओ जी नेक्स्ट आए जी। उसके बाद आपके पास है जी माइंड मैपिंग की डायग्राम। हमने 3 तरह की डायग्राम्स पढ़ी, माइंड मैपिंग का, फिशबोन डायग्राम का और एफिनिटी डायग्राम का। माइंड मैपिंग, व्हाट इज माइंड मैपिंग? लास्ट रो मैसेज गर्ल्स।
सेंटर में मेन टॉपिक आ गया और बाकी तमाम आइडियाज रेडियंट्स के जरिए से उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। डू यू थिंक दैट ऑल दीज आइडियाज आर गोइंग टू बी रैंडमली कलेक्टेड? व्हाट इज रैंडमली कलेक्टेड मीनिंग? क्या ये एक सीक्वेंस में लिखे जाते हैं? नहीं, बिल्कुल सीक्वेंस में नहीं लिखे जाता। रैंडमली हम इनको दाएं बाएं जो है वो लिख देते हैं। ये चेयर ले लो। आ जाओ। We have going to take some time. करके जाएंगे अब। What is called the affinity diagram? What is जी? Silence please. डायग्राम में हमारे पास एक मेन टॉपिक होता है जिसके रिलेटेड हम सब टॉपिक्स लिखते हैं। जिसके रिलेटेड हम सब टॉपिक्स लिखते हैं। फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। आपने हाथ खड़ा किया था जी। सर एक मेन टॉपिक होता है, उसके नीचे हम वर्टिकली लिखते हैं सब टॉपिक्स को ऐसे। पूरी लिस्ट बन गई। ओके डन। उसके बाद उसके ऊपर ऐसे लिख देते हैं। ना वो तो हमने रैंडमली उसको लिस्ट डाउन कर लिया था। क्या हम उस लिस्ट के उसके हेडिंग्स बनाते हैं, सब हेडिंग्स, और उन सब हेडिंग्स के नीचे उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? दिस इज कॉल्ड अफिनिटी डायग्राम। आप लोगों को ऐसे जो है वो दो तरह से आता है, एक अफिनिटी डायग्राम की सूरत में और एक फिशबोन डायग्राम की सूरत में। मोस्ट प्रोबेबली 90% ये चांसेस होते हैं कि फिशबोन डायग्राम की सूरत में आए। अब आपको 30 मार्क्स का ऐसे आता है, 30 मार्क्स का। 10 मार्क्स आपके डायग्राम के होते हैं। 10 मार्क्स आपके डायग्राम के। उन्होंने आपको डायग्राम बनाकर देनी है। मैंने कल भी आपको जिक्र किया था बाकी बच्चों से भी कि आपकी डायग्राम बनी होगी फिशबोन की। आपने सिर्फ क्या करना, वहां पर पॉइंट्स लिख देना। यहां पर वो मेन आइडिया लिखेगा, प्रॉब्लम लिखेगा, एंड देन यू आर गोइंग टू राइट आइडियाज। यहां पर लिखें। और हमने कहा था कि एक आइडिया से रिलेटेड अगर आपके पास सब पॉइंट्स हैं तो यू कैन राइट हियर मेन कॉज इफेक्ट, और इसके साथ आप यहां पर इसके सब आइडियाज अपनी रिमेंबरेंस के लिए लिख सकते हैं। अगर यहां पर उसके पास वो आपको स्पेस नहीं देता, जगह नहीं देता, तो आप सेकंड पेज पे अपने इस टॉपिक से रिलेटेड जो ना, याद रखिएगा आपने जहां पर भी मैंने देखा ना, आप लोग करते हैं जल्दी से मुराद ये है कि फौरन से पहले ये लिख लिया, फिर ये भी लिख लिया, फिर ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया। एक कॉज को सोचे और उसके इफेक्ट्स पर गौर करें। Don't hurry. Otherwise, your sequence is not going to be there. आपका सीक्वेंस नहीं कभी बनेगा। तो सीक्वेंस बनाने के लिए जरूरी है, अगर आपने कॉज को जनरेट कर लिया है, उसका इफेक्ट सोचें क्या होगा। क्लासरूम के अंदर जरा बच्चा जो होता है ना, बच्चे की ख्वाहिश होती है कि मैं जरा टीचर को फटाफट बता दूं ये सारे आइडियाज अगले से पहले। वो सूरत हाल में क्या करता है, बाकियों का ज़हन जो है ना वो भी डी ट्रैक हो जाता है कि पता नहीं हमने पहले बात ये वाली लिखनी थी कि दूसरी वाली लिखनी थी। जब एक कॉज लिख लिया जाए उसके बाद उसका इफेक्ट लिखें। इससे रिलेटेड जो सब हेडिंग्स है, सब पॉइंट्स होंगे, आप उनको अलग अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर उतार लें। जी पूछो। एक ऐसे को कितना टाइम देना चाहिए? देखो आपके पास से 3 मेजर चीजें आनी है, एक कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी, नंबर 2 एसे, और नंबर 3 लेटर। इनको मैक्सिमम 25 मिनट्स ईच ये आप लोगों ने देने। कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ के लिए यू हैव टू एटलीस्ट रीड इट ट्वाइस, 2 दफा तो जरूर पढ़ना है उसको। और प्रैक्टिस आपकी करवाई है कि पहले प्रेसी का पैराग्राफ पढ़ें, उसके बाद उसको जो है वो उसके सब पॉइंट्स बनाएं और फिर लिखना शुरू करें। वो आपके लिए आसान होगा। हमारा बच्चा क्या करता है कि वो फटाफट प्रेसी का पैराग्राफ देखा, पहले पैराग्राफ में से 2 लाइनें उठाई और लिख दी, फिर दूसरा पैराग्राफ में से 2 लाइनें उठा के लिख दी, फिर तीसरे में से उठा के लिख दी। So it is going to create a difference between you and the rest of them. Same is the case with the essay में तो चलो आपके पास सोचने के लिए आगे पहले पॉइंट्स बना लिए, अब आपने बस उन पॉइंट्स को एलेबोरेट करना होता है। लेटर के अंदर तो हम कोई पॉइंट ही नहीं बनाते, लेटर के अंदर तो हम स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर देते हैं। एंड ऑल द स्टूडेंट्स आर फोकसिंग ऑन कि जी के सर ये वाला पैटर्न ठीक है या नहीं, अंदर पहुंचे ना मर्जी खराब हो गई। बॉडी तहस नहस की हुई है, वो सिर्फ ये सोची जा रहे हैं कि इस पर मैंने रेफरेंस लिखना है कि नहीं लिखना, पोस्टल कोड लिखना है कि नहीं लिखना, इस पर लड़ाई शुरू की हुई है और अंदर बॉडी सारी की सारी खराब की हुई है। तो प्लीज फोकस ऑन द बॉडी। द मेजर
focus of the examiner is on the body, चाहे वो लेटर की है, चाहे रिपोर्ट की है, चाहे ऐसे की है. आई जी, affinity diagram, fishbowl diagram, do you think that you need to revise all these things? सर लेटर आएगा या